तो चलिए बच्चों अपना नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोगों को कंस्ट्रेंट मोशन स्टडी करना है। लॉज ऑफ मोशन का ही एक पार्ट है जो हम लोग लास्ट क्लास में मास पुली सिस्टम पढ़ रहे थे, उसी का ये नेक्स्ट वीडियो होगा। इसमें भी हम लोगों को मास पुली सिस्टम ही पढ़ना है, लेकिन मास पुली में जब दो पुलीज आ जाते हैं, एक पुली फिक्स और दूसरा मूवेबल होता है, तो उस केस में हम सॉल्व नहीं कर पाते। जब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो उस केस में हम कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाते हैं और तब सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट रिलेशन को दो पार्ट्स में स्टडी करना है। टॉपिक है कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट रिलेशन। देखना बेटा ध्यान से, कंस्ट्रेंट रिलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और दूसरा होगा वेज कंस्ट्रेंट। तो हम लोग पहला कंटिन्यू करेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। हम पहले इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं, देन वेज कंस्ट्रेंट हम अलग से दूसरा या इसी में लास्ट में हम स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में देखना आखिर हम लोगों को, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिर हम लोगों को स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की ज़रूरत पड़ी क्यों थी। कितना अच्छा अपना मास पुलिस सिस्टम चल रहा था, लेकिन बीच में ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आ गया। तो उसका रीज़न ये है कि सिचुएशन कुछ ऐसा गिवन है और एक हमने ब्लॉक यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिया। जब ऐसा सिचुएशन होगा तब हमें क्या करना है वो देखिए। ये जो पुली है ये पुली फिक्स्ड है और ये जो पुली है ये पुली मूवेबल है और ये मास है m1, ये मास है m2, ये मास है m3। इस तरीके से सिचुएशन गिवन है। तो पहले जो हम पढ़ाई कर रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ दो मासेज होते थे, एक पुली होते थे और उससे दो मासेज होते थे। अब इस कंडीशन में हमें तीन मास हो गए, दो पुली हो गया, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे पहले उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लग रहा होगा नीचे की तरफ m3g फोर्स, यहाँ लग रहा होगा m2g फोर्स और यहाँ लग रहा होगा m1g फोर्स। मान लो बेटा यहाँ टेंशन लग रहा है T, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ भी टेंशन लग रहा होगा T, यहाँ T और यहाँ T। तो इस स्ट्रिंग पर जो खिंचाव या तनाव आया होगा वो इन दोनों स्ट्रिंग्स की वजह से आया होगा। तो यहाँ पर टेंशन लग जाएगा 2T। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है तो जितना टेंशन यहाँ उतना ही टेंशन यहाँ 2T। अब तीनों ब्लॉक्स का इक्वेशन लिख दो। तो मान लो कि ये जो ब्लॉक है m1 ब्लॉक, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा a एक्सेलरेशन से, या a1 बोल दो, a1 एक्सेलरेशन से। ये m3 ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा a3 एक्सेलरेशन से, ये m2 अपवर्ड मूव कर रहा होगा a2 एक्सेलरेशन से। तो इक्वेशन लिखेंगे जब हम तो हमें मिलेगा इस m1 के लिए देखना एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड वाला फोर्स पॉजिटिव, अपवर्ड वाला फोर्स नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m1g माइनस टेंशन 2T इज इक्वल टू m1 इंटू इसका एक्सेलरेशन है a1, तो एक्सेलरेशन हुआ a1। दूसरे वाले ब्लॉक का देखना, ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो टेंशन T हो जाएगा पॉजिटिव और m2g फोर्स हो जाएगा नेगेटिव। तो हम लिखेंगे T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a2। T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a2। इसके लिए लिखेंगे तो ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो m3g पॉजिटिव, T नेगेटिव। तो हमें मिल जाएगा m3g माइनस T इज इक्वल टू m3a3। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न क्या है ये देखो। ये एक टेंशन T है, ये एक a1, ये एक a2 और ये एक a3।
ये 4 और नोन्स हैं हमारे पास एंड वी हैव ओनली 3 इक्वेशंस। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन कम पड़ जाएगा। उस एक और इक्वेशन को लेके आने के लिए हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज करना पड़ता है या कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कंस्ट्रेंट आता कैसे है। इस पुल्ली को देखना, ये पुल्ली तो डाउनवर्ड स्लाइड करेगा ना, जैसे ये अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड मूव करेगा। जैसे ही ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगा ये पुल्ली अपवर्ड मूव कर जाएगा। तो इसको हमने मान लिया एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली इज AP। ये AP से अपवर्ड मूव कर रहा होगा। और देखिए ये AP कैसे आएगा, ये AP ऐसे आएगा कि यहाँ पे ये गोल पुल्ली बना दिया हमने और ये एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली हो गया और ये है लेविटा अपवर्ड। इस पुल्ली से 2 स्ट्रिंग्स जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग बनाओ। एक स्ट्रिंग ये रहा, दूसरा स्ट्रिंग ये रहा। इस पर है एक्सेलरेशन A2 और वो अपवर्ड है, तो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है A2 और इस पर है A3 और वो है डाउनवर्ड। तो यहाँ एक्सेलरेशन है A3 एंड इट इज डाउनवर्ड। तो जब हमें इनका इक्वेशन लिखना होगा तो हम इक्वेशन लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली इज इक्वल टू A2 प्लस A3 अपॉन 2। याद करो, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, आपको इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, वेक्टर A2 प्लस वेक्टर A3 अपॉन 2। तो अब अगर हमने अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया और डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लिया तो इस केस में हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली इज इक्वल टू A2 के जगह पे आएगा ये A2 हो जाएगा पॉजिटिव लेविटा और A3 हो जाएगा नेगेटिव, तो A2 माइनस A3 अपॉन 2 ये रहा एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली। आई होप आप समझ गए होंगे। एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली ऐसे निकलेगा। ये जो एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली है बेटा, ये एक्चुअल में उतना ही होगा जितना इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, जितना इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन उतना ही इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन। तो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ ये पुल्ली है तो इसका भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा। लेकिन ये कंफ्यूज मत होना, इन दोनों का सेम एक्सेलरेशन नहीं होगा ना ना, ये अपवर्ड मूव कर रहा होगा और ये डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा। तो इसका अगर हम चेक करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड और इसका एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड। ये हम ग्राउंड फ्रेम से नहीं देख रहे हैं, ये हम इस सिस्टम के फ्रेम से देख रहे हैं, राइट। तो सिस्टम में मान लो आप यहाँ पे चढ़ के बैठ गए तो अब आपको क्या दिखेगी वो देखना है। ये अपवर्ड मूव करेगा और ये डाउनवर्ड मूव करेगा। थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेकर के इसमें लोचा हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी लेंदी पड़ जाएगा, हमें वो सब देखना ही नहीं है। हम सिंपल इसको एक्सप्लेन करेंगे ऐसे ही जैसे चल रहा है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली कितना है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली है A1 के बराबर। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन एक मिला, A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3 अपॉन 2। ये 4 इक्वेशंस, 4 और नोन्स, अब हम इन्हें ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके जरा इसको नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इन इक्वेशन को सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल से हम इसको और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। मेरी यस, क्वेश्चन है एक ऐसा, ये एक सीलिंग है, सपोर्ट है एक, और इस सपोर्ट से एक स्ट्रिंग जुड़ा है और उस स्ट्रिंग से एक पुल्ली कनेक्टेड है ऐसे। इस पुल्ली से यहां आकर एक और पुल्ली कनेक्टेड है और उस पुल्ली का एक एंड सपोर्ट से फिक्स्ड कर दिया गया। इस पुल्ली से एक ब्लॉक यहां कनेक्टेड है और इस पुल्ली से एक ब्लॉक यहां कनेक्टेड है। इन दोनों का मास कुछ भी अज्यूम कर लो, इसका मास 2 किलोग्राम मान लो, 4 किलोग्राम मान लो और इसका मास 2 किलोग्राम मान लो। अब आपको चेक करना है स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा और इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो चलिए, ये जो पुल्ली है इस पुल्ली को हमने फिक्स्ड कर दिया
और ये जो पुल्ली है बेटा ये हो गया मूवेबल। अब बताना है कितना होगा। तो देख बेटा ध्यान से, इस ब्लॉक पर 4G फोर्स लग जाएगा डाउनवर्ड, तो इस 4G की वजह से ये स्ट्रिंग खिंच जाएगा, तनाव आएगा इसमें, यानी कि इसमें एक टेंशन T आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सब एक ही स्ट्रिंग है, तो उस स्ट्रिंग के हर जगह पे टेंशन सेम रहेगा। यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, तो यहाँ टेंशन हो जाएगा ले बेटा 2T। ठीक है, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, तो यहाँ हो जाएगा 2T, हालांकि हमारे किसी काम का है नहीं। अब इक्वेशन लिखते हैं। मान लो ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये जो 2 किलोग्राम का ब्लॉक है वो A डैश एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो हमें पता करना है A कितना होगा, A डैश कितना होगा और इसके अंदर टेंशन कितना होगा। तो चलिए, यहाँ पे 2G लग रहा होगा डाउनवर्ड। मेरे बच्चे होशियार बच्चे हैं, आपको पता है सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखना है। तो इस एक ब्लॉक का अगर हम इक्वेशन लिखें तो हमें मिलेगा 4G माइनस टेंशन T इज इक्वल टू 4 और ये एक्सेलरेशन है A। ये ले बेटा इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो ये A डैश से ऊपर जा रहा है। एक काम करते हैं, पहले ना हम पता करते हैं कि A डैश कितना होगा A के टर्म्स में। तो जितना इस पुल्ली का एक्सेलरेशन होगा बेटा उतना ही इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। इस पुल्ली से ये स्ट्रिंग जुड़ा है, उस स्ट्रिंग से ये ब्लॉक जुड़ा हुआ है, तो जितना एक्सेलरेशन पुल्ली का उतना एक्सेलरेशन स्ट्रिंग का उतना एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली मान लिया हमने अपवर्ड है, तो एक्सेलरेशन पुल्ली कितना होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली इज इक्वल टू, इस पुल्ली का अगर हम एक्सेलरेशन चेक करें, यहाँ डायग्राम बनाएंगे, ये रहा पुल्ली, ये रहा एक एक्सेलरेशन, ये रहा दूसरा एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन। जितना एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा उतना ही एक्सेलरेशन इस स्ट्रिंग का होगा, और जितना एक्सेलरेशन इस स्ट्रिंग का होगा उससे जुड़ा हुआ ये स्ट्रिंग उतना एक्सेलरेशन होगा, यानी कि इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन हो गया A। और इस स्ट्रिंग को तो आपने यहाँ पे बांध दिया है, फिक्स कर दिया है, तो इस स्ट्रिंग का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। जिसको आपने फिक्स्ड कर दिया उसका एक्सेलरेशन हो गया 0। और ये रहा पुल्ली, और ये एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली है, और ये पुल्ली किस तरफ मूव कर रहा है बेटा, अपवर्ड मूव कर रहा है। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली AP हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखना AP कितना लिखेंगे, हमें पहले से पता है AP इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2, तो A प्लस 0 बाई 2, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली इज इक्वल टू A बाई 2। तो जो हमने A डैश लिखा है वो A डैश A बाई 2 आ गया। अब इस 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का इक्वेशन लिखो। तो ये 2 किलोग्राम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो 2 किलोग्राम पर टेंशन 2T हो जाएगा अपवर्ड और 2G हो जाएगा डाउनवर्ड, तो नेगेटिव हो जाएगा। 2T पॉजिटिव, 2G नेगेटिव। तो हम लिखेंगे 2T माइनस 2G इज इक्वल टू, मास है 2 किलोग्राम, 2 इंटू एक्सेलरेशन है A बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, T से T कैंसिल आउट हो गया, 4G में से एक G घट जाएगा तो 3G बचा इज इक्वल टू 4A प्लस A बाई 2। तो 4 दूना 8, 1 9 A बाई 2, 9A अपॉन 2 हो गया। 3 से 9 कट गया 3 बार में, और हमें एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 2G बाई 3 मिल गया। जरा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। 4G माइनस T इज इक्वल टू दिस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा T, और T से T कैंसिल आउट हो गया, तो 4G में से एक G घट गया 3G, और 4A और A बाई 2, तो 4 दूना 8 और 1 9 बाई 2। 4A प्लस A बाई 2 इज 9A बाई 2 हो गया, और 3 से 3 कट गया तो A इज इक्वल टू 2G बाई 3 आ गया। करेक्ट, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम ब्लॉक इज इक्वल टू 2G बाई 3 आया, और एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक इज 2 किलोग्राम ब्लॉक इज इक्वल टू, इसका आधा ये A है, ये A बाई 2 है, तो आधा कर देंगे। आधा करने पे कितना आएगा, G बाई 3। ले बेटा एक्सेलरेशन आ गया आंसर। अब टेंशन निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा।
इस a की वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो 1 हमें यहाँ मिल जाएगा 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह पे 2g/3, 2g/3, यानी कि t को उस तरफ ले जाओ, इनको सबको इस तरफ ले आओ, तो t इज इक्वल टू 4g माइनस 8g/3, तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 में से 8 घटेगा 4, तो टेंशन t इज इक्वल टू 4g/3 आ गया। ये रहा आंसर। एलसीएम ले लेंगे, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 12g में से 8g घटा 4g बटे नीचे 3, ये आंसर हुआ। तो इस तरह से कंस्ट्रेंट रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें। एक हो गया, एक और करते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको जरा नोट कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें देखना बेटा, ये जो पुली है इस पुली को हमने फिक्स्ड कर दिया है और इस पुली को मूवेबल कर दिया है। ये ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, ये ब्लॉक है 10 किलोग्राम का, यहां पर फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक and tension in strings। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, जरा ट्राई कीजिए। अब तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में ही बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। वीडियो में जब मैं क्वेश्चन दूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप खुद से ट्राई करते हैं तो आपका एनालिटिकल पावर इंक्रीज होता है। आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा उससे, एनआईटी कॉलेज भी नहीं पहुंच पाओगे। और आप तो आईआईटी जाना चाहते हो, नीट वाले बच्चे 700 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, एम्स में एमबीबीएस करेंगे आप लोग, तो उसके लिए प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए जब मैं क्वेश्चन दूं यहाँ पे तो वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए, देन उसके बाद जब मैं सॉल्व करूँ तो आप मैच कीजिए। अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ है तो सीखिए, और अगर सॉल्व हो गया है तो भी सीखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने 15 मिनट में सॉल्व किया है। 2 मिनट का क्वेश्चन 15 मिनट में आप सॉल्व करोगे, 13 मिनट कहाँ से लोगे एग्जाम में? किसी से उधार पैंचा मांगने जाओगे क्या? दे दे भाई उधार मुझे टाइम, कोई नहीं देने वाला है। तो इसलिए आपको खुद से करना है, समय देख करके अच्छे से ट्राई कीजिए। ले बेटा, इस 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे नीचे लग रहा होगा 5G, ऊपर लग रहा होगा टेंशन T। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे ले आकर के बांध दिया है, फिक्स कर दिया है। अगर यहाँ टेंशन T तो बेटा यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T तो बेटा यहाँ टेंशन T, यहाँ T तो यहाँ हो गया 2T। माय गॉड, मान लिया ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक 2a एक्सेलरेशन से नीचे है, मैंने मान लिया। आप a मान सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक राइटवर्ड स्लाइड करेगा, और ये एक्सेलरेशन कितना होगा नहीं पता, जरा चेक कर लेते हैं कितना होगा। अगर ये ब्लॉक 2a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ये स्ट्रिंग भी डाउनवर्ड स्लाइड करेगा 2a एक्सेलरेशन से। तो इस स्ट्रिंग का हर एक पार्ट, इस स्ट्रिंग का हर एक पार्ट 2a एक्सेलरेशन से स्लाइड करेगा। अगर इस स्ट्रिंग का हर एक पार्ट 2a एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा है तो इस नीचे वाले स्ट्रिंग का पोर्शन कितने एक्सेलरेशन से स्लाइड करेगा वो तो
फिक्स हो गया, तो उसका एक्सेलरेशन हो गया 0, इसका एक्सेलरेशन हो गया 0। तो यहाँ एक्सेलरेशन है 2a, यहाँ एक्सेलरेशन है 2a, यहाँ एक्सेलरेशन है 2a और यहाँ एक्सेलरेशन है 0। तो इसका a डैश की वैल्यू कितना होगा 2a + 0/2 यानी कि a, यानी कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा a। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। a एक्सेलरेशन से ब्लॉक मूव कर रहा होगा। अब चलिए इक्वेशन लिखते हैं। 5 किलोग्राम का ब्लॉक डाउनवर्ड स्लाइड करेगा तो हमें मिलेगा 5g - t = 5 × 2a। इस ब्लॉक को देखना है, इस ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो मात्र 2t लग रहा होगा। इस 2t फोर्स की वजह से स्लाइड करना शुरू करेगा, तो 2t = 10 × एक्सेलरेशन a हो जाएगा। तो 2t हो जाएगा फोर्स = मास 10 × एक्सेलरेशन a। ठीक है, हो गया। अब इनको जरा सॉल्व कर दो। इस 2 से इसको कैंसिल कर दो 5 बार में, इस t से t को कैंसिल कर दिया तो 5g = 10a आ गया। 10a और प्लस 5a 15a आ गया। 15a यानी कि a = g/3 आ गया। अब ये a = g/3 आया बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस 10 किलोग्राम ब्लॉक, 10 किलोग्राम ब्लॉक इज इक्वल टू g/3। g की वैल्यू 10 पुट कर सकते हो, 10/3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ दिस 5 किलोग्राम ब्लॉक इज इक्वल टू इसका डबल, तो 2g/3 आ गया। अब अगर ये मिल गया तो इस एक्सेलरेशन को उठाओ और यहाँ पुट कर दो तो हमें टेंशन t मिल जाएगा। टेंशन t इज इक्वल टू 5 × एक्सेलरेशन कितना g/3, तो 5g/3 आ गया। ये रहा आपका टेंशन t, ये रहा आपका ले बेटा आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, जरा इसको नोट कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में, आपको भी मज़ा आ रहा होगा। अब तो सीख रहे हैं आप लोग, काफ़ी कुछ सीख गए हैं। ड्रॉपर बैच के बच्चे, आप लोग स्पीड फास्ट रखिए, मेरे सॉल्व करने का इंतज़ार न कीजिए, कलम चलते रहना चाहिए क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम मान लो, और इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। इस 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे हमने F = 100 न्यूटन फोर्स लगा रखा है। इस 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक से एक स्ट्रिंग जुड़ा है, उस स्ट्रिंग से एक पुल्ली जुड़ा है, उस पुल्ली से एक और पुल्ली जुड़ा है। सिचुएशन कुछ ऐसा गिवन है, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। ये ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक, ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक। सिचुएशन ऐसा गिवन है, ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है। तो आपको पता करना है फाइंड नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड नंबर 2 टेंशन इन स्ट्रिंग्स। चलिए फटाफट ट्राई करो, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए जैसे ही हम F = 100 न्यूटन लगाएंगे, इस और इस रस्सी में खिंचाव आ जाएगा। इस रस्सी में खिंचाव आया तो मान लिया यहाँ टेंशन T लगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी है, यहाँ भी टेंशन T लगा। यहाँ से यहाँ तक वही रस्सी है तो यहाँ भी टेंशन T लगा। यहाँ T तो यहाँ टेंशन हो गया 2T, तो इस ब्लॉक पर एक और टेंशन 2T लग जाएगा। यहाँ टेंशन लग रहा होगा 2T और वही पलट के यहाँ पे लग जाएगा 2T। लेकिन ये ध्यान रखना 2T 4T मत कर देना, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, मैं एक ही जगह पे लिखूंगा। वो फोर्स मैंने बताया था ना, टेंशन एक फोर्स है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो एज पर सिचुएशन अपना डायरेक्शन बदलते रहता है। तो अगर इस पॉइंट पर चेक करोगे तो इस पुली को खींच रहा होगा तो ऐसे राइटवर्ड लगेगा। इस पॉइंट पर चेक करोगे तो 10 किलोग्राम का ब्लॉक आगे बढ़ना चाहता है तो ये रस्सी तन जाएगी और ये रस्सी इस पॉइंट पर 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक को आगे बढ़ने से रोकेगी। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लेफ्टवर्ड लग रहा होगा।
आई होप समझ में आ गया। चलिए अब एक काम करते हैं, मान लिया बेटा इसका एक्सेलरेशन a है, तुम कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ये एक्सेलरेशन a है, तो अब एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आपको पता है जैसे इस ब्लॉक को हम खींचेंगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन तो a ही रहेगा, a रहेगा। काश ये यहां पर फिक्स्ड होता, अगर ये स्ट्रिंग यहां पे फिक्स्ड होता तो बात बन जाती। a प्लस 0/2 बराबर दिस पुल्ली का एक्सेलरेशन, दिस पुल्ली का एक्सेलरेशन बराबर दिस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, खत्म कहानी। लेकिन अब नहीं है, ये स्ट्रिंग जुड़ा है इस पुल्ली से, और ये पुल्ली का एक स्ट्रिंग मूवेबल है, दूसरा स्ट्रिंग फिक्स्ड है। हम एक काम करते हैं, हम इसका एक्सेलरेशन कुछ मान लेते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन हम मान लेंगे, क्या माने क्या माने क्या माने, a डैश मान लो, ये ले बेटा, इसका एक्सेलरेशन हमने a डैश मान लिया। अब ये a डैश हमें निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। इस ब्लॉक का, सॉरी इस पुल्ली का जरा चेक करना बॉडी डायग्राम बना करके। तो ये फ्री किया हमने, उसका बॉडी बनाया, और गलत मीनिंग मत निकलना, ओह आ जाता। हाँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन a डैश है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, और यहाँ एक्सेलरेशन कितना बेटा, अगर ये ब्लॉक 100 न्यूटन के फोर्स से आगे मूव करना शुरू करेगा, ए एक्सेलरेशन से आगे मूव करना शुरू करेगा, तो ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन सेम रहेगा, और वो कितना होगा, a होगा। अब देखना, इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2, तो a इज इक्वल टू a डैश प्लस 0/2, यानी कि यहां से a डैश इज इक्वल टू 2a आ गया। ले बेटा, इस 2a को उठा करके यहां पलट दो, तो इस पुल्ली का एक्सेलरेशन आ गया 2a, यहाँ a और यहाँ 2a, तो इस पुल्ली का एक्सेलरेशन इस तरफ कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली इज इक्वल टू a है ये प्लस 2a है ये, a प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3a/2, यानी कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा 3a/2। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। किया क्या मैंने, समझ में आया नहीं आया? देखना फिर से बता रहा हूं, हमें इसका एक्सेलरेशन नहीं पता था, यहां पे एक्सेलरेशन नहीं पता था कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा 0। जब तक इसका एक्सेलरेशन नहीं पता चलेगा तब तक इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन नहीं पता चलेगा, जब तक इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन नहीं पता चलेगा, इस पुल्ली का एक्सेलरेशन नहीं पता चलेगा, तो इस 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं पता चलेगा। इसका मतलब ये, इसके बॉडी को फ्री करो और डायग्राम बनाओ, तो इस ब्लॉक का जितना एक्सेलरेशन होगा इस वाले स्ट्रिंग का उतना ही एक्सेलरेशन होगा, तो हमने a लिख दिया। इस ऊपर वाले स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन हमने a डैश माना है, तो a डैश कर दिया। नीचे वाला स्ट्रिंग यहाँ पे आकर के फिक्स्ड हो गया है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब आपको पता है एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2, तो a इज इक्वल टू a डैश प्लस 0/2, यानी कि a डैश इज इक्वल टू 2a आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन लिखो, 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक का इक्वेशन लिखो, तो हमें मिलेगा F माइनस 2t और 1t 3t इज इक्वल टू 10a, और F के जगह पे 100 लिख दो। 100 माइनस 3t इज इक्वल टू 10a। अब इस 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक के लिए देखना, यहाँ टेंशन t, यहाँ टेंशन t, तो यहाँ टेंशन होगा 2t, और 2t ही इसको मूव करा रहा होगा, तो 2t इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन 3a/2, तो 2t इज इक्वल टू 5 इंटू 3a/2। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करें, एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा 200 माइनस 6t इज इक्वल टू 20a, और यहाँ पे मिल जाएगा 6t इज इक्वल टू 3 3 का 9 5 45 45a/2। ये ले 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया, और 200 इज इक्वल टू 20
20a प्लस 45a/2, 200 इज इक्वल टू, ये एलसीएम 2 ले लिया, 20 और 20 20 दोनों 40 होगा, 40 और 45 95, 95a/2। यहाँ से एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 400/95 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा इसको अच्छे से कॉपी कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो। हमारे ख्याल से कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। ठीक है, परफेक्ट है। इतना कॉपी करेंगे। इसके बाद हम आपको कुछ और ट्रिक्स बता रहे हैं इसमें। लॉज ऑफ मोशन में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हो गया, वेज कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, लेकिन वेज कंस्ट्रेंट की तरफ जाने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। मान लो ये कोई स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का कुछ भी लेंथ L होगा। अगर हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, ऐसे यहाँ पे हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये स्ट्रिंग शिफ्ट हो जाएगा कुछ डिस्टेंस, और हमने मान लिया ये डिस्टेंस x शिफ्ट हो गया। तो अगर, ठीक है, यहाँ तक है और इस पर हमने ये फोर्स लगाया हुआ है, स्ट्रिंग यहाँ तक है, तो अगर ये स्ट्रिंग x डिस्प्लेसमेंट राइट में शिफ्ट हुआ है, तो लेफ्ट में भी इसको कायदे से x डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स F लगाओगे, ले बेटा इसके अंदर टेंशन T प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपको याद कर लेना है, ये अच्छी तरीके से याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो कि T.x इज इक्वल टू 0। कितना लोग इसको डेल्टा x भी लिखते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। x स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसका कोई प्रूफ हम आपको नहीं देंगे, हमारे काम का नहीं है वो। हमारे काम का डायरेक्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करेंगे हम। T टाइम नहीं है बेटा, T है टेंशन और x है डिस्प्लेसमेंट। ये रहा। तो T स्टैंड्स फॉर टेंशन, x स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सक्यूज मी। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहां मिलेगा T डॉट dx अपॉन dt और T डॉट dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें मिल जाएगा T डॉट v इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें T डॉट a इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो T डॉट x इज इक्वल टू 0, T डॉट v इज इक्वल टू 0, T डॉट a इज इक्वल टू 0। ये आप ध्यान रखिएगा। इसका यूज कहाँ है मैं आपको वो बता दे रहा हूं। अच्छे से आप लोग स्टडी कर लीजिए उस चीज को। ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट से एक पुल्ली हैंग कर रहा है। उस पुल्ली से एक ब्लॉक को हमने यहाँ पे फिक्स किया है। इस पुल्ली से होता हुआ एक स्ट्रिंग आया, उस स्ट्रिंग से एक और पुल्ली, उस पुल्ली से एक और पुल्ली, उस पुल्ली से एक और पुल्ली, और इससे एक और पुल्ली, इससे एक और पुल्ली, इससे एक और पुल्ली, और ये जा कर के
ऐसे फिक्स्ड हो गया है। अब देखना यहाँ पे यहाँ पे एक बड़ा ब्लॉक ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया है। इस बड़े ब्लॉक का मास 10 m है और इस ब्लॉक का मास m है। इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो अब आपको इस केस में बताना है कि इन दोनों ब्लॉक्स के वेलोसिटी में एंड एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा। सिर्फ इतना ही डेटा गिवन है और कोई डेटा गिवन नहीं है। पुली एंड स्ट्रिंग्स आर आइडियल। चलिए मैं करता हूं, देखेंगे आप लोग। जैसे ही इस ब्लॉक पर mg लगेगा डाउनवर्ड, वैसे ही इस स्ट्रिंग में तनाव आएगा, खिंचाव आएगा, टेंशन T लग जाएगा। यहाँ टेंशन T तो यहाँ भी टेंशन T, यहाँ टेंशन T तो यहाँ भी टेंशन T, यहाँ टेंशन T तो यहाँ भी टेंशन T, यहाँ से यहाँ एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T और यहाँ भी टेंशन T। यहाँ टेंशन लग रहा होगा 2T, यहाँ भी लग रहा होगा 2T और यहाँ भी लग रहा होगा 2T और नीचे लग रहा होगा 10 mg। अब T डॉट V निकालना है हमें। हम सबको पता है T डॉट V इज इक्वल टू 0। मान लो ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू करे v1 वेलोसिटी से, तो ये m मास का ब्लॉक अपवर्ड मूव करेगा v2 वेलोसिटी से। अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा a1 एक्सेलरेशन से, तो ये अपवर्ड मूव कर रहा होगा a2 एक्सेलरेशन से। अब इस ब्लॉक का अगर हम चेक करें तो इस ब्लॉक के लिए t डॉट v लिखना है। तो यहाँ है t अपवर्ड, अपवर्ड को मान लो पॉजिटिव, डाउनवर्ड को मान लो नेगेटिव। तो t डॉट v लिखना है। तो t डॉट v, t डॉट यहाँ है v2 और ये है समेशन ऑफ t डॉट v इज इक्वल टू 0। जो हमने सिर्फ t डॉट v लिखा था वहां पे समेशन का साइन लगा लीजिएगा, बाय मिस्टेक छूट गया था। समेशन ऑफ t डॉट v इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ t डॉट a इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ t डॉट डेल्टा x इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ t डॉट v हमने कर दिया। तो t डॉट v में देखना t लग रहा है अपवर्ड और v भी लग रहा है अपवर्ड, तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, t डॉट v आ गया। तो t डॉट करेंगे और डॉट प्रोडक्ट cos थीटा आएगा और वो 0 हो जाएगा। तो t इंटू ये रहा v2 प्लस समेशन का मतलब सबको ऐड करना है, इसका भी ऐड करना है और इसका भी ऐड करना है। इस केस में देखना क्या करेंगे, 2t 2t 4t और 2t 6t। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6t और t लगा अपवर्ड और v1 लगा डाउनवर्ड। तो हम यहाँ पे v के जगह पे v लिख देंगे और ये cos 180 आ जाएगा और यहाँ पे v1 आएगा और वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, t डॉट v किया तो t डॉट है तो t v cos थीटा और यहाँ पे t है अपवर्ड और v है डाउनवर्ड, तो cos 180 आएगा, cos 180 -1 होगा, ये हमने लिखा माइनस और ये 0 हुआ। t और t खत्म हो जाएगा और हमें मिला v2 इज इक्वल टू 6 टाइम्स v1। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इसी को एक बार और देख लो एक्सेलरेशन के लिए। और एक्सेलरेशन के लिए हम ऐसे करेंगे कि इस केस में अगर हम इस केस में देखें टेंशन t एक्सेलरेशन a2, तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ t डॉट a इज इक्वल टू 0, यानी कि t1 a1 प्लस t2 a2 प्लस t3 a3 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ पे t1 a1 है, t और a, t है अपवर्ड और a भी है अपवर्ड, तो हमें मिल जाएगा t a2। यहाँ पे 2t 2t 4t और 2t 6t और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, तो ये माइनस में हो जाएगा।
तो -6t और एक्सेलरेशन हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 0। t से t मर गया और हमें a2 इज इक्वल टू 6a1 मिल गया। ये ले बेटा, चाहे आपसे वेलोसिटी का रिलेशन मिले पूछे, चाहे एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछे, दोनों बराबर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जब भी ऐसे मल्टीपल पुलीज का क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेज कंस्ट्रेंट। छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं बुक में, एच सी वर्मा के बुक में या आपके मॉड्यूल में वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। वेज कंस्ट्रेंट, वेज का जो मतलब है ना बच्चे, ये जो वेज हमने लिखा है, इस वेज का मतलब है बिगर ब्लॉक, बिग ब्लॉक। तो मान लो हमने यहां एक ब्लॉक बनाया, बड़ा सा ब्लॉक बना दिया, तो ये बड़ा सा ब्लॉक हुआ वेज। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में थीटा बना दिया। इस वेज के ऊपर हमने एक छोटा सा ब्लॉक ऐसे रख दिया और इस छोटे से ब्लॉक को यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली फिक्स कर दिया है। ये हॉरिजॉन्टली स्लाइड नहीं कर सकता, ये सिर्फ वर्टिकल मूव कर सकता है। इस बड़े से ब्लॉक का मास हमने कैपिटल एम माना, इस छोटे से ब्लॉक का मास स्मॉल एम माना। तो स्टेटमेंट ये है कि रिलेटिव मोशन इज अलाउड only along common surface and no relative motion is allowed perpendicular to कॉमन सरफेस। ये आप नोट कर लीजिए। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो समझते हैं। इन दोनों ब्लॉक्स का 1 बाय 1 फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये छोटी सी ब्लॉक है, ये छोटी सी ब्लॉक है, इस छोटी सी ब्लॉक का छोटी सी मास m है, और ये है बड़ी सी ब्लॉक। इस बड़ी सी ब्लॉक का बड़ी सी मास कैपिटल M है और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। देखना बेटा, अगर ये छोटी सी ब्लॉक A1 एक्सेलरेशन से स्लाइड करेगी तो इसको A2 एक्सेलरेशन से राइट मूव करना पड़ेगा। जगह बनाएगा ना ये अपने लिए, ये नीचे आएगा तो ये राइट में मूव करना शुरू कर देगा, तो ये नीचे A1 से आएगा तो ये राइट में मूव करेगा A2 से। देखना है इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा और वो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा और इस नॉर्मल की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, एकदम दिखाएंगे। इस नॉर्मल की वैल्यू होगी n के दो कंपोनेंट्स निकाल दो बच्चों, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो मेरे ख्याल से बच्चे ये एंगल होगा थीटा, तो n का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा। अभी कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुआ है, अब इसके लिए चेक करना। इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, अगर बड़े वाले पे नॉर्मल ऐसे लगा है, छोटे वाले पे नॉर्मल ऐसे अपवर्ड लगा है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा ऐसे और ये परपेंडिकुलर होगा। ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स निकालो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और कौन सा एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ले बेटा ये एंगल होगा थीटा।
n का ये कंपोनेंट होगा n cos थीटा और n का ये कंपोनेंट होगा n sin थीटा। अब दोनों ब्लॉक्स के लिए इक्वेशन लिख दो। इस ब्लॉक पर mg लग रहा होगा डाउनवर्ड, तो छोटे वाले ब्लॉक के लिए ये डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे mg माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू ma1 इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए देखना ये राइट साइड में मूव कर रहा है, तो अगर इसका एक्सेलरेशन राइट साइड में है तो देयर मस्ट बी अ फोर्स इन द राइट डायरेक्शन, और वो फोर्स होगा n का sin थीटा, यही ड्राइविंग फोर्स होगा। तो हम इस ब्लॉक के लिए लिख सकते हैं n sin थीटा इज इक्वल टू कैपिटल ma2 इक्वेशन नंबर 2। अब देखना इन दोनों इक्वेशन में कितने अननोन्स हैं। एक अननोन है n, एक अननोन है a1, एक अननोन है a2। थीटा पहले से गिवन था, क्वेश्चन में मैंने मान लिया था। अब 3 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशन से वी कैन नॉट सॉल्व, वी रिक्वायर वन मोर इक्वेशन। तो वो कहाँ से आएगा? कंस्ट्रेंट से आएगा। अब हम लगाएंगे वेज कंस्ट्रेंट, और वेज कंस्ट्रेंट कहता है, वेज कंस्ट्रेंट कहता है ये वाला स्टेटमेंट, relative motion is allowed only along common surface and no relative motion is allowed perpendicular to common surface। तो अगर हम परपेंडिकुलर चेक करेंगे, परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेस, तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 0। नो रिलेटिव मोशन है तो हम ये 0 लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 0। अब ये a1 a2, ये वाली a1 a2 मत मान लेना, अब ये a1 a2 वो a1 a2 होंगे जो कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। तो इस a1 के 2 कंपोनेंट निकालो, ये हुआ a1, इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसे आएगा। ये एंगल अगर थीटा है बेटा तो ये एंगल होगा थीटा, और a1 का एक कंपोनेंट होगा a1 cos थीटा, और ये होगा a1 sin थीटा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस केस में देखना a2 का एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसे आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और a2 का ये कंपोनेंट a2 cos थीटा होगा, और ये कंपोनेंट a2 sin थीटा होगा। अब परपेंडिकुलर कौन कौन सा है देखना, ये कॉमन सरफेस है, इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर एक ये रहा और एक ये रहा। तो हमें यहाँ पे लिखना है a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 0, यानी कि a1 इज इक्वल टू a2 किस तरफ? परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेस। a1 का कंपोनेंट कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर है a1 cos थीटा, तो हमें मिलेगा a1 cos थीटा, a2 का कंपोनेंट a2 sin थीटा, तो a2 sin थीटा मिल गया। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं a2 इज इक्वल टू a1, और ये sin थीटा नीचे आएगा तो cot थीटा हो जाएगा। तो a2 इज इक्वल टू a1 cot थीटा, या a1 इज इक्वल टू a2 tan थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेज कंस्टेंट काफ़ी अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया, और जब भी आपसे पूछेगा, अब देखना यहाँ पे एक और इक्वेशन मिल गया आपको। अब 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व, ये रहा इक्वेशन नंबर 3, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वेज कंस्टेंट में सिर्फ इसको याद रखना, मतलब ये a2 इज इक्वल टू a1 cot थीटा मत याद कर लेना, ना यहाँ पे a1 a2 हो गया और a2 a1 हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप ये याद रखना कि यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट याद रख लेना, नो रिलेटिव मोशन इज अलाउड परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेस। तो वेज कंस्ट्रेंट ये रहा, वेज कंस्ट्रेंट आता कैसे, ये पूरा प्रोसेस नोट कर लीजिए अच्छे से। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।